तो दोस्तों इस आर्टिकल में चर्चा होने वाली है आइडियल ममडानी मॉडल के बारे में। आइडियल ममदानी मॉडल है क्या और क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसको यहाँ पर हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले कमेंट में आपको बताना है कि ममदानी आखिर हैं कौन जो इतनी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, वो कौन से देश के लीडर हैं। एक आइडियल ममदानी मॉडल वो है जो इंक्लूजन की बात करे। इंक्लूजन मतलब क्या होता है, हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसमें गरीब अमीर सब शामिल हो। ऐसा ना हो कि गरीब व्यक्ति को कोई लाभ ही ना पहुंच पाए। मतलब सबको शामिल करने वाली व्यवस्था को हम कह सकते हैं आइडियल ममडानी मॉडल। इसका मतलब ये है कि वेलफेयर ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार तरीके से मनी का, रुपए का प्रयोग करेगा, फिजिकली ऑनेस्ट जिसको बोला जाता है। और साथ ही छोटी छोटी आर्थिक इकाई जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं है कि बड़ी फर्म्स ही सरकार पर ज्यादा दबदबा बना करके चलें, छोटी कंपनियों के ऊपर सरकार बिल्कुल भी ना ध्यान दे, लघु उद्योग कुटीर उद्योग के ऊपर। यानी लोगों की मदद मिले पर सरकार का बजट भी गड़बड़ ना हो और आर्थिक संतुलन बना रहे हमारा। ये है आइडल ममडानी मॉडल। 2025 की शुरुआत अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ में हुई जिसको पोटस बोलते हैं, और साल के अंत में आप देखेंगे जोहरान ममडानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने जा रहे हैं। शुरू में कोई और था और आज के टाइम में ये जो लीडर है यहाँ चुना गया है। आखिर बात क्या है, ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि फ्यूचर कैसे करके बदलते रहता है, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज बार बार लौट कर आती है, वो है वेलफेयरिज्म। जब भी कहीं पर भी इनइक्वालिटी बढ़ते जाती है, ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहती है, तो चाहे नेता अपोजिट पार्टी का हो या फिर पार्टी का हो, लेफ्ट हो या फिर राइट हो, दोनों वेलफेयर पॉलिसी की तरफ में लौट जाते हैं। मतलब जब जनता बीच में छूटने लगे तो नेता वेलफेयर का सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तक। यदि हम जाते हैं दोस्तों तो बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया जाता है, जैसे कि ब्राजील के लूला डी सिल्वा, यूके के केर स्टारमर, और भारत से भी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन जो कि सभी ने वेलफेयर बेस्ड पॉलिटिक्स अपनाई है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं कौन, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं केजरीवाल। तो आज के टाइम में न्यूयॉर्क जिसको बिग एप्पल बोला जाता है, न्यूयॉर्क भी उसी राह पर चलने जा रहा है जिसको लेखक बोलते हैं ममडानी मूवमेंट। जोहरान ममडानी जनवरी 2026 से शासन संभालने वाले हैं और उन्होंने ऑल वुमेन ट्रांजिशन टीम बनाई है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को अच्छी तरीके से इंक्लूजन कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि हम फ्री बस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारे देश में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी देखने को मिला था, महिलाओं को फ्री बस देंगे। रेंट फ्रीज किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है रेंट को भाई ज्यादा बढ़ने मत दो, रेंट को कैसे करके आप रोक सकते हैं, ये व्यवस्था भी यहाँ पर हमको ममदानी की तरफ से देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूनिवर्सल चाइल्ड केयर की भी चर्चा यहाँ पर करी जा रही है न्यू गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब यही है कि फ्री में बस, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में रहना इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि लोग पैसे कहाँ से बचे ये सोच रहे हैं। इसलिए सरकार सोच रही है कि थोड़ी थोड़ी हम बचत करने की कोशिश करते हैं। पैसा तो सरकार के पास आ ही रहा है, क्यों कहीं हम कहीं किसी के साथ युद्ध करवाने में लगा दे रहे हैं, कहीं यहाँ पैसा लगा दे रहे हैं, कहीं वहां पैसा लगा दे रहे हैं। उससे अच्छा यही है कि हम जनता की कल्याण के लिए पैसा लगाएं। मतलब सरकार मुफ्त बस, किराया नहीं बढ़ाना और सबके लिए बाल सुविधा देखभाल की व्यवस्था करने वाली है।
लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये कितने दिन तक चलेगा, क्या इसको सरकार कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है। अब राइटर कह रहा है भाई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अभी भी मार्केट बेस्ड हैं उनमें सस्टेनेबल वेलफेयर कैसे करके हो सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई बस का किराया कितना वसूलना है, कैसे वसूलना है, ये मार्केट डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। हमारे देश में मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मार्केट वाली भी है और सरकार वाली व्यवस्था भी है। मतलब कुछ व्यवस्था सरकार सस्ते दाम में या फिर फ्री में देती है हमको सुविधाएं, जैसे कि ट्रेन से यदि हम जाते हैं तो रियायती दर पर यात्रा करते हैं, हॉस्पिटल में आपको फ्री, एजुकेशन आपको फ्री मिल जाएगा। ये सोशलिस्ट व्यवस्था है। मतलब जहां अधिकतर चीजें मार्केट में बिक रही है, मार्केट ही चीजें डिसाइड कर रहा है, वहां पर सरकार ऐसे कैसे करके कोई स्कीम चला सकती है जो कि टिकाऊ भी रहेगी और कोई नुकसान भी ना पहुंचे। द टू साइड टू वेलफेयर। वेलफेयर का एक इमीडिएट फायदा क्या होता है, ये बहुत तेजी के साथ में असर करता है। बिना लंबी प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म्स के वेलफेयर से सीधे रिजल्ट दिखाई देता है, जैसे कि बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे, मजदूर सफर कर पाएंगे, परिवारों को घर मिल जाते हैं। लेकिन वोटर्स और इकोनॉमिस्ट दोनों समझते हैं कि इसकी भी एक सीमा होती है। ज्यादा वेलफेयर से क्वालिटी गिरने लग जाएगी, रिसोर्सेज बर्बाद होता है, डेड वेट लॉसेस जिसको बोलते हैं, एंड ब्लैक मार्केट बनने लगते हैं। जब कीमतें यदि बनावटी रूप से कम करने की कोशिश करी जाती है तो इतना परिवर्तन आ सकता है अमेरिका के अंदर में, मतलब ये नुकसान हो सकता है अब ये जो स्कीम सरकार लाई है उससे। एक चीज ये है कि फ्री बस अगर कॉस्ट डिसिप्लिन के बिना नहीं चलाई जा रही तो बसों की संख्या घट सकती है या फिर मेंटेनेंस खराब हो सकता है। इसके बाद सरकार कह रही है कि हम रेंट फ्रीज करेंगे। इससे आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई कौन किराएदार चाहेगा कि मेरे घर में ये आदमी 500 रुपया महीने में पूरी जिंदगी भर काट दे। महंगाई बढ़ रही है तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे घर में जो किराएदार है उससे मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो बढ़ाऊं, 100-200 तो बढ़ाऊं। इसलिए उनको किराएदारों की रक्षा करना पड़ेगा, लेकिन नए घरों के निर्माण को हतोत्साहित करेगा। दिक्कत ये हो जाएगी कि कोई भी ये सोच रहा था कि एक काम करता हूँ, मैं एक मकान बना देता हूँ और मकान बना करके उसको किराए से दे देता हूँ, लेकिन उसको ये लगेगा नहीं यार इस बिजनेस में मुझे ज़्यादा फायदा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ कहीं और पैसा लगा देता हूँ। इससे जो नए घरों का निर्माण है वो डाउन हो जाएगा एंड जो की मनी है जैसे कि ब्लैक पेमेंट लौट आएगी। फ्री चाइल्ड केयर से तो पहुंच जरूर बढ़ेगी, लेकिन अगर स्टाफ ट्रेनिंग और वेतन का खर्चा आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर क्वालिटी जो है डाउन हो जाएगी, जैसे कि अक्सर सरकारी हॉस्पिटल में हम देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इकोनॉमिक्स कंपेशन मतलब दया भावना के खिलाफ है। आपकी जो इकोनॉमिक्स यहाँ जो लगा रहे हो तो क्या उसमें दया होनी ही नहीं चाहिए। राइटर कहते हैं ऐसी बात नहीं। इकोनॉमिक्स का बेस इंसेंटिव पर है, मोरल वैल्यू पर नहीं है। अगर किसी चीज की कीमत 0 रख दी जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है पर सप्लाई नहीं बढ़ पाती है। इससे क्या होगा, लंबी लाइन लग जाएगी, साइड पेमेंट आ जाएंगे, मतलब रिश्वत आना चालू हो जाएगा, क्योंकि लाइन लंबी है तो पीछे वाला ये सोचेगा इतना देर में क्यों वेट करूं, एक काम करता हूं ना 50 रुपए जाकर के नाश्ता पानी के लिए सामने वाले को दे देता हूं तो मेरे को जल्दी फायदा मिल जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स ये भी मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समानता जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉलिसी जो सबसे गरीब की मदद करें वो कुछ इन एफिशिएंसी के बावजूद भी समाज का वेलफेयर बढ़ा सकती है। यहाँ जॉन रॉल का सिद्धांत आता है जो बोलते हैं कि समाज को उसके सबसे पिछड़े व्यक्ति की स्थिति से आंको, उसी को बोलो कि ये समाज है, नहीं तो कोई समाज ही नहीं।
अगर मार्केट में कई लोगों को हम बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि वे खरीद या बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, तो स्टेट या फिर राज्य को बायर और सेलर दोनों को सब्सिडी देना चाहिए ताकि वे वापस फेयर टर्म पर शामिल हो सकें। शायद यही संकेत न्यूयॉर्क के वोटर्स दे रहे हैं कि सिस्टम में सभी को दोबारा आप शामिल करिए। इस प्रकार का जो मॉडल है दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से कई बार हमको देखने को मिला है। ठीक इसी प्रकार का जो यहाँ पर मॉडल आपको सरकार की तरफ से भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें रॉल्स को पारेटो से रिप्लेस कर दें या दोनों के बीच हम बैलेंस बना करके चलें। इकोनॉमिक हिस्ट्री कहती है कि हमें बैलेंस बनाना है, बैलेंस बना के चलना है, किसी को रिप्लेस या फिर खत्म नहीं करना है। पॉल नाई ने इसको डबल मूवमेंट बोला था। जब मार्केट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो समाज वेलफेयर के लिए वापस संतुलन लाता है, और जब वेलफेयर कठोर हो जाता है तो लिबरलाइजेशन आता है। जैसे कि हम इंडिया में देखे थे, शुरू में हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कोई इतने आसानी से नहीं कर सकता था, उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। ज्यादातर सुविधाएं सरकार ही प्रोवाइड करती थी। इस प्रकार से हमारे देश की व्यवस्था चलती थी। बिस्मार्क का सोशल इंश्योरेंस मतलब बाद में लिबरल हुआ। वर्ल्ड वार के बाद का वेलफेयर स्टेट थैचर रीगन ने घटाया। लैटिन अमेरिका मतलब प्राइस कंट्रोल से टारगेटेड वेलफेयर पर गया था। भारत ने भी बार बार क्या किया है, कभी पब्लिक प्रोविजनिंग किया है जैसे कि पीडीएस और नरेगा, तो कभी मार्केट बेस्ड वेलफेयर रिफॉर्म्स लेकर के आया है जैसे कि डीबीटी और जीएसटी। अब यहाँ पर यह समझना है कि हर बार ये जो पेंडुलम है, सरकार की पॉलिसी कहीं न कहीं ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, तो इसी से हम लोग सीख लेते हैं। पारेटो ट्रैप की बात करें, पारेटो ट्रैप की बात से यदि हम मानेंगे तो एफिशिएंसी तो है लेकिन एक्सक्लूजन भी हो जाता है। जैसे कि क्लिनिक्स जिनमें गरीब नहीं जा पाते हैं, या बसें जो समय पर तो हैं लेकिन वहां नहीं जा रही हैं जहां मजदूर रह रहे हैं, दिक्कत ये हो गई है। रोल ट्रैप्स, सबकी कीमत दबाने से सप्लाई कम होती है, क्वालिटी गिर जाएगी, मिडिल क्लास सिस्टम छोड़ देती है और राजनीतिक गठबंधन टूटने लग जाएंगे। इस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा। अब व्हाट कुड वर्क, अब असली क्वेश्चन ये उठता है कि ममडानी मॉडल किस तरह रॉल्स और परेटो के बीच थर्मोस्टेट की तरह काम करेगा। मतलब जब स्थिति खराब है तो वेलफेयर बढ़ जाए और जब कैपेसिटी बढ़ने लगे तो एफिशिएंसी पर लौट जाए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कदम जो राइटर की तरफ से बताया जाता है दोस्तों, वो क्या है कि आउटकम पर सब्सिडी देना है, इनपुट पर नहीं देना है कभी भी। मतलब ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग आपको करना है। जैसे बसों के लिए ऑन टाइम किलोमीटर और पीक सीट अवेलेबिलिटी पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। डेटा ऑडिट सबके सामने रखो, थोड़ी सी कीमत बनी रहे ताकि डिसिप्लिन रहे, पूरी तरह से फ्री करना ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंगापुर का 2016 बस कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल, फ्रांस का सॉलिडेट ट्रांसपोर्ट, ये सिस्टम एक्सेस देता है लेकिन पूरी तरह से फ्री नहीं करता है। दूसरा कदम जो हो सकता है दोस्तों वो क्या है, प्राइस कंट्रोल हटा करके स्मार्ट बफर्स लगाना है। मतलब गरीबों के लिए ऑटोमेटिक वाउचर जो कि इनकम के हिसाब से बदलते रहे, और साथ में सप्लाई बढ़ाने के लिए जोनिंग, फास्ट ट्रैक, टैक्स इंसेंटिव एंड सनसेट रूल होना चाहिए। तीसरा कदम जो उठाया जा सकता है वो क्या है, कैश या फिर ई वाउचर सिस्टम अपनाना, लेकिन साथ में पब्लिक ऑप्शंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी तो मजबूत होना चाहिए। जैसे कि स्टाफ को ट्रेनिंग देना है, इंस्पेक्शन होते रहे, एक्रीडेशन पर पैसा लगे। इससे पब्लिक जो सर्विस मिल रही है लोगों को, इसकी जो गुणवत्ता है वो कम नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर भी कंपटीशन में आएगा, कहेगा नहीं आप उस बस में मत बैठो, हम भी आपको सस्ती सुविधा और उससे अच्छी सुविधा दे रहे हैं। जैसे ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया, केन्या का इनुआ
जामी प्रोग्राम। इसके बाद मिशन ड्रिवन फर्म। अब क्वेश्चन ऐसा उठता है कि ऐसे वेलफेयर मॉडल में सोशली माइंडेड कंपनियां कहाँ फिट होती हैं? उत्तर ये है कि ये दोनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यूज है। अगर स्टेट रॉल्सन है और मार्केट परेटो है तो ये इंस्टीट्यूशन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। अब एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है कि जैसे कि भाई जो बस ऑपरेटर हैं कैप्ड फेयर को स्वीकार कर लेते हैं कि 50 की जगह आपको 40 ही लेना, अगर उसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और डाटा शेयरिंग बेनिफिट मिलेगा तो। अब इसके बाद चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर चैन सरकार की ट्रेनिंग सब्सिडी के साथ में स्टाफ क्वालिटी बढ़ा सकता है। भारत के हेल्थ सिस्टम जैसे कि अरविंद आई केयर, एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ने क्रॉस सब्सिडी मॉडल से गरीब और अमीर दोनों को सर्विस प्रोवाइड किया है। जहां अमीरों की पेमेंट से गरीबों की सेवा हो रही है। ये चैरिटी नहीं है, स्मार्ट बिजनेस डिजाइन है। इस प्रकार से हो सकता है इस मॉडल को अमेरिका अपना ले। इसके बाद फिस्कल ऑनेस्टी की बात करते हैं। ममडानी टाइप वेलफेयरिज्म तभी लंबे समय तक चल सकता है जब ये फिस्कली ऑनेस्ट हो, मतलब फंडिंग सही हो, वादा बस नहीं करना है। एआई जैसी डिसरप्टिव इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो वेलफेयर को ट्रांसपेरेंट कॉस्टिंग और ग्रोथ मेजर्स जैसे कि प्रोडक्टिविटी कॉम्पैक्ट, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से जोड़ना जरूरी है। वेलफेयर जो सप्लाई को क्राउड इन करता है, आकर्षित करता है, वो बहुत समय तक टिकता है। जो सप्लाई को दूर भगा रहा है वो ज्यादा समय तक नहीं चलता है। एक चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं, डिग्निटी की भी सवाल है। लोगों को बेनिफिशरीज नहीं कस्टमर की तरह ट्रीट करना चाहिए। उनको ग्रीवांस रेड्रेस, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, प्लान लैंग्वेज ऑडिट मिलने चाहिए। सप्लायर को भी पार्टनर समझो, उनके स्टैंडर्ड और ओपन बुक्स हों और गेमिंग पर पेनाल्टीज लगे। इसके बाद प्रोग्राम ऑसिलेशन की तरफ। इकोनॉमिक हिस्ट्री बताती है कि काइंडनेस और कॉम्पिटेंस, दक्षता और दयालुता में से एक को चुनना ठीक नहीं होता है। दोनों को लेकर के चलिए आप। जैसे कि जब कभी संकट आया तो लोगों की रक्षा करो, गरीबों को बचाओ। लास्ट में राइटर का कहना है ये जो नया मॉडल आया है ये ना तो मार्केट को छोड़ सकता है और ना ही जस्टिस को छोड़ सकता है, बल्कि इसमें ये माना जाता है कि समाज को सिक्योर करना है। प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है, क्योंकि जो समाज बराबरी और अवसर दोनों देगा वही आगे बढ़ पाएगा। इसलिए राइटर का कहना है कि ममडानी और उनकी टीम को फ्री के रोमांस से ज़्यादा ध्यान उस आर्किटेक्चर पर देना है जो इंक्लूजन को और लंबे समय तक चला सकता है।